एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले या मैं कहूँ कोई से भी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, 5 फरवरी के दिन आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके लिए एक वीडियो में हम 4 पेपर कंप्लीट करेंगे, जिनके द्वारा आप 75 में से 75 नंबर आसानी से कवर कर सकते हैं। देखिए ये पेपर आपके सेटों के रूप में रहेंगे, कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो ये आपका सेट ए है, इसके बाद में ये सेट बी, सेट सी और सेट डी। ठीक है, तो ये 4 पेपर है, मात्र 4 पेपर यदि आप कंप्लीट करते हैं तो 75 में से 75 नंबर आप आसानी से कवर कर पाएंगे। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो 5 फरवरी के दिन प्रश्न पत्र है हिंदी का, वो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपका इन्हीं पेपर में से पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए ही खास मैं आपको ये 4 पेपर एक ही वीडियो में कवर करवा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों सेट पेपर एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर हड़बड़ाहट में काम बिगड़ जाते हैं, आप सही प्रश्न का आंसर भी गलत कर सकते हैं। तो धैर्य और शांति बनाकर आपको रखना है। धैर्य और शांति यदि आपके मन में रहेगी तो आप सभी प्रश्न अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं धैर्य और शांति से। मैं आपको, देखिए ये वीडियो जो है लंबा रहेगा, लेकिन चारों जो पेपर है आपके, ये चारों पेपर एक ही वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी सॉल्यूशन के साथ में। तो बहुत ही धैर्य के साथ और शांति से हर एक प्रश्न को हम कवर करेंगे, तभी जाकर हमारे चारों सेट पेपर कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न को अच्छे से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है आपका कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, इसका आपका राइट रहेगा। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार है, इसका आंसर है रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। देखिए ये जो रस, ये आपके रस की परिभाषा है, और किसी और की परिभाषा मत समझिएगा आप, ये आपकी रस की परिभाषा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो ये परिभाषा किसकी है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने इसके। पहली है बाहम, दूसरी आचार्य विश्वनाथ, तीसरी पंडित राज जगन्नाथ, चौथा है आपका भरत मुनि। तो ये रस की जो परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये किसने दी है। तो ये आपकी आचार्य विश्वनाथ जी की है, इन्होंने रस की परिभाषा ये दी है। ठीक है, चलिए चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता है। यदि आपने सुना होगा, यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा वो जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, यदि आंसर हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है आपका गधा। ठीक है, 5वां है माता पिता में समास है, माता और पिता में समास। देखिए जब उल्टा रहे ना, मैं यहाँ पर एक आपके जो ये आपका समास है इसकी मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जब योजक चिन्ह रहे और विलोम शब्द जैसे कि भाई बहन, चाचा चाची, इनमें क्या रखते हैं आपके ये योजक चिन्ह। तो जब योजक चिन्ह रहता है तो वो आपका समास द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व। तो इसका आंसर आपका रहेगा द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था। मृत्यु का तरल दूध आपका तेज प्रवाह से आता पानी। चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। कौन करेंगे, सज्जन लोग। इसमें आपका आएगा सज्जन। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस से चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है,
इसका आंसर आपका रहेगा विस्तृत। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेडेस होगा, इसका आंसर है सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेडेस नहीं जाएगा, हम भी, इसमें आपका हम भी बनाएगा। ठीक है, चलिए। पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र डेडेडेस में बंद कर दिए गए, तो किस में बंद कर दिए गए थे? कांजी हौज में। छठा है दो बैलों की कथा गद्य की डेडेडेस विधा की रचना है, तो इसका आंसर आपका आएगा कहानी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिक्त स्थान हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी, तो पंचवटी जो है आपका एक खंड काव्य, क्या है ये? खंड काव्य। दूसरी है दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की जो कथा है ये प्रेमचंद्र की है। ठीक है। तीसरे विद्यालय, विद्यालय में दीर्घ संधि है। चौथा है पतुहू के पहली संतान लड़की, तो इसका आंसर है आपका पर दादी। पांचवा कई अंकों वाली रचना, तो कई अंकों वाली रचना क्या है? नाटक। और छठी है टोपी, टोपी की आपकी जोड़ी है जूता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 सत्य सत्य लिखिए। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो सत्य बात है ये, क्योंकि ये कथन आचार्य विश्वनाथ ने ही दिया था रस के बारे में। तीसरा है झूरी गया का साला था, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो झूरी था वो गया, झूरी गया का साला था। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ आते हैं तो वो आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो ही धन आले, आले हम जब लिखेंगे तो बड़ा आ इसमें आएगा, तो ये आपका दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल सत्य बात है। पांचवा रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, ये आपकी असत्य बात है। ठीक है। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये भी आपका असत्य है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है न खाकर प्राणी क्या बनेगा, इसका आंसर है अहंकारी। दूसरा है नायक वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो ये आपका महाकाव्य में होता है। कौन से काव्य में? महाकाव्य। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, तो सांड को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गए थे। चौथा है पंचमरत में कौन सा समास है, तो पंचमरत में आपका दिग्गु समास है। कौन सा? दिग्गु। पांचवा है जनरल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था, तो इसका आंसर रेणु ने। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो ये आपके छायावाद के हैं। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से आपका छठा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इन प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन इनका बताऊंगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है अभी यहाँ पर प्रश्नों के, ताकि आपको इनके आंसर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपके 19 हो गया।
ठीक है। यहाँ पर पूरे का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, दिक्कत आपको किसी भी तरह की नहीं आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 19 है। और पूरे प्रश्न पत्र की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं कि हमें तो पीडीएफ चाहिए, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे, आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा सेट ए है जो कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम देखेंगे सेट बी, ठीक है। सेट बी को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये आपका सेट बी है, देख लीजिए कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से इसको भी हम सोल्व करेंगे धैर्य और शांतिपूर्वक। किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इसका आपका पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर आपका अज्ञे माने जाते हैं। दूसरा हेमंतरग्नि के रचनाकार है। तो हेमंतरग्नि के आपके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, किसका आपका राइट रहेगा। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रहेगा रति। चौथा है आज बाजार किससे भरा पड़ा है? इसका आंसर है विलासिता की सामग्रियों से। पांचवा है लूटिया किस प्रकार का शब्द है? तो जो आपका लूटिया है वो आपका आंचलिक प्रकार का शब्द है। छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो एकांकी में जो उमा पात्र है उनकी माँ का नाम क्या था? प्रेमा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट आपको करने हैं, हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक एक अंक के लिए। वहाँ देखिए आपको मैं वही बताऊंगी जो आपके पेपर में आएगा, और 75 में से 75 नंबर वास्तव में यदि आप लाना चाहते हैं तो ये चारों पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, और पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, पूरा सॉल्यूशन भी आपको मैं दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 से लगाकर आपके 23 तक के जो प्रश्न हैं उनका मैंने आपको नहीं बताया, जैसा कि आपने सेट ए में देखा है, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी आगे, आपको पूरा वीडियो देखना है उसके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है थल थल में बसता है सी। तो थल थल में आपका क्या बसता है? शिव। दूसरा है चरण सरोज पखालन लागा डेडेडेस अलंकार का उदाहरण है। तो ये आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है रेल शब्द डेडेडेस शब्द है। तो कैसा शब्द है ये आपका? विदेशी। चौथा है हम हाथी पे डेडेडेस न जुतवाया करते हम पे बेल। इसका आंसर है आपका हल। पांचवा है टांडे तिब्बत में सबसे डेडेडेस की जगह है। तो इसका आंसर है खतरे की। और छठा है सावले सपनों की या डेडेडेस विधा की रचना है संशय स्मरण। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कामयानी। कामयानी एक आपका महाकाव्य, क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। दूसरी है चपला देवी। चपला देवी है आपकी द्विवेदी युग। तीसरी है आपकी आकाश। तो देखिए आकाश की आपकी जोड़ी रहेगी नभ गगन, ठीक है। आकाश की जोड़ी क्या है? नभ और गगन। चौथी है आपकी गोपाल प्रसाद, इसकी जोड़ी है वकील। पांचवी है प्रसिद्ध संस्मरणकार महादेवी वर्मा। छठी है चांदी का कटोरा महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावादी के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। तो देखिए ये आपकी असत्य बात है, यहाँ पे आपको असत्य लिखना है।
दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है। बिल्कुल सत्य बात है। ये जो अलंकार है उनका उसका सामान्य अर्थ है गहना यानी कि आभूषण। ठीक है, आभूषण। जिस तरह, ठीक है, इस नारी के शरीर की शोभा अलंकार आभूषण बढ़ाते हैं, उसी तरह से काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राइट रहेगा यहाँ पे सही। ठीक है, सत्य आपको लिखना है। तीसरा है विलासिता की सामग्रियाँ बाजार में कम मिलती है, तो ये आपकी असत्य है। चौथा ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, जैसे कि आपका कब हो गया, जब हो गया, कहाँ हो गया, ये सभी आपके निपात शब्द के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो ये आपका असत्य है। छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के रहेंगे। पहला है रसखान किसके भक्त थे? तो जो रसखान जी थे वो किसके भक्त थे? तो सभी को पता है रसखान जी श्री कृष्ण के भक्त थे। किसके? श्री कृष्ण के। यदि इसकी जगह आपसे तुलसीदास जी का पूछ लिया जाए तो फिर क्या करेंगे कि तुलसीदास किसके भक्त थे? तो तुलसीदास जी आपके राम जी के भक्त थे, यानी राम भगवान के। ठीक है, तो यहाँ पे राम लिखना है। यदि रसखान का पूछा है तो श्री कृष्ण के थे, और तुलसीदास तो श्री राम। दूसरा है संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है। और यही पर यदि आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि ये आपका संचारी भाव है और स्थायी भाव की जो संख्या है वो आपकी 10 मानी गई। कितनी मानी गई? 10। ठीक है। तीसरा, आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो आज आपका उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन आ रहा है। चौथा है अंधकार शब्द का तत्भव क्या है? तो अंधकार का आपका रहेगा अंधेरा। पांचवा है परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो परदादी ने आधा लोटा जो पानी था वो चोरों को पिलाया, चोर को। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि आपकी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका छठा है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं। 2 नंबर के ये आपके प्रश्न हैं। तो चलिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इनके प्रश्न में आपको दिक्कत ना आए इसके लिए मैं आपको पहले प्रश्न के स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, फिर हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे चारों सेट पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो हमने सेट बी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम सेट सी। ठीक है, तो ये है आपका सेट सी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। इसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब भी मैं आपको कह रही हूँ कि धैर्य और शांति से आपको काम लेना है। ठीक है,
सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और ये 4 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, चारों पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा, यानी कि आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं और अब की बार आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, कंप्लीट हम अच्छे से करेंगे। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो देखिए, वो जो सुमित्रा नंदन पंत है आपके, ये किसके कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युग के, छायावाद के, प्रयोगवाद के, कि नई कविता के? तो छायावाद के ये आपके कवि माने जाते हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है, इनकी रचना है प्रेम वाटिका। ठीक है, इसका बाप का राइट रहेगा। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। ठीक है, और चौथा है, तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो तिब्बत में अधिकतर जो जमीन है वो जागीरदारों को दे दी जाती है। पांचवा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। छठा है, मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो जो मृदुला गर्ग है उनकी रचना है आपके मेरे संग की औरतें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कोयल तुम किसका डेडिकेशन देना चाहती हो? संदेश। इसमें आपका आएगा संदेश। दूसरा है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ डेडिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्या है प्रश्न कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ आपका आलम्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आलम्बन। तीसरा है, अभिमान में मान डेडिकेशन लगा है। देखिए, इस शब्द को आप अच्छे से समझेगा। यहाँ पर शब्द है अभिमान। अब इसमें पूछा है कि जो मान इस शब्द में लगा है ये क्या है आपका? 2 आपके शब्द रहते हैं, एक तो उपसर्ग और एक रहता है प्रत्यय। जो उपसर्ग रहते हैं वो आपके शब्द के पहले लगते हैं, यानी कि जो आगे वाला शब्द रहता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और जो आपका पीछे वाला, जैसे कि इस प्रश्न में पूछा है, ये यहाँ पर अभिमान दिया है और इसमें मान को पूछा है, तो ये आपका क्या है? प्रत्यय। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं या शब्द के पहले रहते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाएंगे, और जो जब शब्द के बाद में बनते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें आप बताइए, अब मान का कौन सा है आपका? प्रत्यय है कि उपसर्ग है? जो पीछे लगेगा वो आपका प्रत्यय रहेगा और जो आगे लगेगा वो आपका उपसर्ग रहेगा। तो ये क्या है आपका? प्रत्यय, ये प्रत्यय। ठीक है, चौथा है, उमा ने डेडिकेशन की परीक्षा पास कर ली थी। तो किसकी परीक्षा पास कर ली थी? उमा ने बीए की। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। पांचवा, महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडिकेशन मिला। तो इसका आंसर है आपका चांदी का कटोरा। चांदी का कटोरा। छठा है, एकांकी में डेडिकेशन होता है। तो एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो इसका आंसर है आपका अनुप्रास अलंकार। इसमें आपका अलंकार है अनुप्रास। दूसरा है, बिहार की जोड़ी है जाबिर हुसैन। तीसरी, मात्र ही भर, ये आपके क्या है? निपात शब्द है। चौथी है, प्यारे लाल शर्मा, ये आपके स्वतंत्रता सेनानी। पांचवी है, नाटक सम्राट, इसकी जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। छठी है, संसाधनों का
ये हो रहा है। ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य सत्य। लिखिए, पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो ये बात आपके सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी आपका सत्य है। और तीसरा, एक टोपी पर 2500 जूते निछावर होते हैं, ये आपका असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है, तो किरण शब्द का पर्यायवाची आपका रहेगा रसीम, तो ये बात आपकी सत्य, तो यहाँ पर सत्य रहेगा। दूसरा है उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, ये आपका असत्य है। छठा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये आपका सत्य है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मकरत के खुले डिब्बे जैसा क्या है, तो मकरत के खुले डिब्बे जैसा पर्वती ग्राम है, इसमें आएगा आपका पर्वती ग्राम। दूसरा, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका विभाव। यहाँ पर क्या आएगा आपका विभाव। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया, इसका आंसर है माता जी। चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है, तो उपसर्ग शब्द में पहले जुड़ता है, शब्द के पहले, और जो प्रत्यय है वो आपके शब्द के बाद में जोड़ते हैं। पांचवा, विवाह को बिजनेस कौन कहता है, तो इसका आंसर है गोपाल प्रसाद। छठा है नाटक में कितने अंक होते हैं, तो नाटक में 1 से अधिक अंक होते, 1 से अधिक अंक। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है, महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम आपको लिखने हैं। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक हमारी एफ है, ठीक है, संधि और समास में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर का क्वेश्चन नंबर 17 और ये आपका 18। चलिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। किसवा प्रश्न, ये आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एवं निधन छात्र निधि से सहायता प्राप्त के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें एक निबंध है, ठीक है, निबंध आपको कंप्लीट करना है। चलिए तो ये था आपका सेट सी। अब हम देखेंगे सेट डी, ठीक है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम सेट डी देखेंगे। देखिए ये आपका आखिरी पेपर है, केवल 4 पेपर हो जाएंगे इसके सूदे हमारे। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को, कंप्लीट हम अच्छे से करेंगे इसको भी। तो देखिए पहला है आपका इसका प्रश्न कि तुलसीदास
किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर रहेगा आपका राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है, तो जो तुलसीदास जी है वो अनन्य भक्त किसके हैं? वो किनको मानते हैं? तो राम को। तो इनकी काव्य धारा रहेगी आपकी राम भक्ति काव्य धारा। इसका आंसर द आपका राइट रहेगा। तीसरा है वाक किसकी काव्य शैली है? वाक आपकी लगदात की काव्य शैली है। तीसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। चौथा है हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे सलीम अली चल रहा था। पांचवा है मुंह की खाना का अर्थ होता है, तो इसका आंसर है आपका हराना। छठा है परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो इसका आंसर है आपका सहजता से बात कहकर। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि बच्चे डेडेस पर जाते हैं, तो इसका आंसर है काम पे। दूसरा है छंद के डेडेस प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं और छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ। एक तो मात्रिक और एक वर्णिक, ये दोनों के नाम हो गए। तीसरा है तूती बोलना का अर्थ डेडेस है, इसका आंसर है थाक जमना। चौथा है मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं, तो इसका आंसर है साहब। पांचवा सलीम अली का यहाँ डेडेस पलियान है, आखिरी। छठा है हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया, इसका आंसर है परीक्षा गुरु को। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है जीवन का खंड चित्रण, इसकी जोड़ी है खंड काव्य। दूसरी है हरिशंकर परसाई, इसकी जोड़ी है वसुधा। तीसरी आकाश, आकाश की जोड़ी रहेगी नभ और गगन। चौथी है जनसंपर्क विभाग, इसकी जोड़ी है बाढ़ की सूचना। पांचवा है गोदान उपन्यास के रचयिता, इसका आंसर है प्रेमचंद्र। छठी है मेरे बचपन के दिन, इसकी जोड़ी है महादेवी वर्मा। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, तो इसका आंसर है आपका सत्य, तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। दूसरा है कि जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, यह आपका सत्य है। तीसरा है आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। चौथा है प्रत्यय शब्द के पहले जोड़ते हैं, तो ये भी आपका सत्य है क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़ते हैं। पांचवा है शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, यह आपका सत्य है। और छठा है किसी घटना का आंखों देखा सरल वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, यह आपका सत्य है। चलिए तो सत्य सत्य कंप्लीट हो गए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है, इसका आंसर है आपका राजेश जोशी। दूसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा छंद में आपकी 24 मात्राएं होती है। तीसरा है सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था,
तो इसका आंसर है तहमीन। चौथा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पांचवा रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो इसका आंसर है विवाह समस्या पे। और छठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का आपका प्रश्न है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। देखिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। अब देखिए, हम इसकी पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, चारों पेपर की पूरी पीडीएफ। उस पीडीएफ को यदि आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा चांस है 75 में से 75 नंबर लाने का। एक भी प्रश्न आपका रोंग नहीं जाएगा। पूरे प्रश्न आपके उसी में से आएंगे। आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले, या मैं आपको कहूँ कि आप कोई से भी ग्रामीण, छोटे से छोटे कोई से भी गांव से हो, तो आपका पूरे का पूरा प्रश्न पत्र उसी में से फंस जाएगा। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि टेंशन फ्री होंगे तभी आपको समझ में आएगी क्वेश्चन, और कंप्लीट आप कर पाएंगे अच्छे से। तो आपको धैर्य और शांति बना कर रखना है। ठीक है, चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो चुके हैं सेट डी के। ठीक है, तो ये देखिए चारों सेट पेपर है। इन चारों सेट पेपर को, ये आपका सेट बी ए, ये आपका बी, सी और ये डी, तो ये 4 ही पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक ज़िले, हर एक ग्रामीण क्षेत्र, छोटे से छोटा गांव, उसके लिए भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 75 में से 75 नंबर आपको वास्तव में लाने हैं। तो ये 4 ही मॉडल पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए। 100% गारंटी मैं लेती हूँ कि आप 75 में से 75 नंबर ही लेकर आएंगे। पूरा प्रश्न पत्र आपका पूरे का पूरा इन्हीं 4 पेपर में से आ जाएगा। चलिए, तो अब बारी इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है। देखिए, तो देखिए, यहाँ से आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में देखिए इसका आपको संदर्भ और प्रसंग आपको देना है। तो इसका जो प्रसंग है वो देखिए ये है कि इस साखी में वास्तविक प्रेम की महिमा बताइए। तो यहाँ पर जो व्याख्या दी है, इन लाइनों में आपको वास्तव में प्रेम की महिमा, यानी कि प्रेम को बताया है। वास्तव में जो प्रेम की आपकी महिमा है उसको बताया गया है। तो देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब देखिए, इसका भावार्थ क्या बनेगा कि इसमें कवि कहता है कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेमी की खोज करता फिर रहा हूँ। जो कवि है वो बोल रहे हैं इसमें कि वो दुनिया में सच्चे प्रेमी की खोज करते फिर रहे हैं, किंतु मुझे सच्चा प्रेमी करने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने पूरी दुनिया में खोज करते करते गए, उनको सच्चा प्रेमी कोई नहीं मिला। जब वास्तविक प्रेम करने से वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोषों का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है, जब वास्तव में प्रेम करने वालों को वास्तविक प्रेम करने वाला ही मिलता है, तब मन के जो सभी दोष है का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। तो जो मन के सभी दोषों का जो जहर भरा हुआ है वो आपके प्रेम से अमृत में बदल जाते हैं। ठीक है,
चलिए, ये आगे की है आपकी व्याख्या। ठीक है, देखिए इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आगे आपकी ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी उच्च न होय सुबरन कलश सोरे भैया साधु निधा होय। इसका संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा और प्रसंग है आपका इसमें कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी सार्थक है जब प्राणी के कार्य श्रेष्ठ हो। तो इसमें प्रसंग आपका बनेगा कि कवि कहते हैं कबीरदास जी कि ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी सार्थक हो पाता है तब जब प्राणी के कर्म या कार्य श्रेष्ठ हो। ठीक है, और ये आपका उसका भावार्थ है, आपको पढ़ लेना है क्या भावार्थ इसका बनेगा। आगे यहाँ से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, संदर्भ इसमें आपका बनेगा कि यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के वाक पाठ से लिया गया है जिसकी कवित्री लगधात है। ठीक है, चलिए नीचे प्रसंग है आपका कि इसमें ईश्वर मिलने के प्रयासों की हीनता का उल्लेख किया गया है और ये इसका भावार्थ आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लेना है आपको। देखिए पूरी चीज़ आपकी आएगी, आप केवल इस पीडीएफ को कर लेंगे ना तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ, श्योर यही है कि आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे। कंप्लीट आपको अच्छे से इनको करना है। ठीक है, हर एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला, इस वाले का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कंप्लीट करना है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आपका प्रश्न या संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक की कैदी और कोकिला कविता से अवतरित है जिसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक की कैदी और कोकिला कविता से लिया गया है और इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी है और इसका ये आपका भावार्थ रहेगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बियार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए वो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसका संदर्भ आपका बनेगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, कि मेघ आए शीर्षक कविता से अवृत, या आप इस तरह से अवृत नहीं लिख सकते तो से लिया गया है, इस तरह से आप कर दीजिएगा। और इसके जो रचिता है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रसंग इसका आपका बनेगा कि यह मेघ रूपी मेहमानों के आने पर हो रही विभिन्न गतिविधियां अंकित की गई है। यानी कि जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो देखिए, हम मेहमान आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तैयारी करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। देखिए, और वस्तुएं आपकी इधर उधर फैली हुई होती है तो हम उनको व्यवस्थित रखते हैं। तो इस तरह की हम कई क्रियाएं करते हैं, तो उसी के बारे में इसको बताया गया है कि यहाँ मेघ रूपी मेहमानों के आने पर हो रही विभिन्न गतिविधियाँ अंकित की गई हैं। ठीक है, जब बादल आते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब बारिश आती है, जब मेघ आएंगे तो बारिश होगी ही से, उसके लिए पहले से हम तैयारी करते हैं। तो उन गतिविधियों को इसमें बताया गया है। ये इसका आपका भावार्थ बनेगा, आपको इसको पढ़ लेना है। देखिए बहुत ही सरल है, मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ कि आकाश में रंग बिरंगे बादल सज धज कर और संभल कर आने वाले दामाद की तरह आ गए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आकाश में जो रंग बिरंगे बादल है वो सज धज कर और संभल कर आने वाले दामाद की तरह आ गए हैं। यहाँ पर कहा गया है
कि जिस तरह ससुराल में जब एक दामाद आता है बड़े बन ठन के सवर के, उसी तरह से आकाश में जो बादल है वो बहुत ही रंग बिरंगे और सज धज कर आए हुए हैं। जिस तरह की हलचल दामाद के आने पर गांव में होती है, उसी प्रकार की प्रसन्नता बादलों के आने पर दिखाई देती है। जैसे बादलों का स्वागत करते हुए आगे आगे चंचल हवा चल रही है, वैसे ही हवा के कारण गांव की हर गली में खिड़की और दरवाजे खुलने लगे। मेघों और दामाद के आने पर लोग अपने दरवाजे खिड़की खोलकर उन्हें देखते हैं कि बादल रूपी मेहमान बड़े सज धज कर और संभल कर आए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया गया है कि जो बादल है वो एक दामाद की तरह आए हुए हैं। जिस तरह से दामाद अपने एक ससुराल में आता है सज धज कर, और सारे घर के लोग उनके इंतज़ार में रहते हैं, पूरी तैयारी करके बैठे हुए होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बादलों को कहा गया है कि जो बादल रूपी मेहमान है वो बहुत ही सज धज के रंग बिरंगे, जिस तरह से दामाद के आने पर खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसी तरह से हर गांव की खिड़कियाँ दरवाजे, ठीक है, हर गली आपकी खुली हुई है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐप का जो यहाँ पर पूर्वज लिखा है, नहीं, इसमें आपको लिखना है कि ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर था ना, ये वाला कि यह पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक की मेघ आए शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसमें भी आपको यही संदर्भ लिखना है। और प्रसंग है कि इस पद्यांश में मेघ तथा मेहमान के स्वागत हेतु बड़े छोटे सभी के सक्रिय होने का वर्णन है। ठीक है, चलिए, तो इसका ये भावार्थ आपका बनेगा। इसके बाद में ये आपके यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। देखिए, मानसरोवर के कवि का क्या आशय है? तो देखिए, मानसरोवर के कवि का आशय आपका है, मानसरोवर के कवि यानी कि कबीर यहाँ पर है, का आशय उन रूपी सरोवर से है जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है। यानी कि जिनके मन में भगवान के प्रति यानी कि परम पिता परमात्मा के प्रति प्रेम है, जो भी निष्भाव रूप से, ठीक, किसी भी प्रकार का उसमें छल कपट नहीं है, निष्भाव उसमें प्रेम भरा हुआ है, उसका इससे आशय किया गया है आपका। चलिए, आगे है कवि आपके कौन से है? कबीरदास जी ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? तो जो कवि है हमारे, उन्होंने सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी यह बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय के सभी छल कपट मिट जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उन्होंने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय के जो सभी छल कपट दोष गुण होते हैं वो आपके सारे मिट जाते हैं और हृदय आपका बिल्कुल शुद्धि पवित्र हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, इस संसार में सच्चा संत कौन है या कौन कहलाता है? तो सच्चा संत आपका जैसे निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट भेदभाव, ठीक है, रंग को लगाकर या जाति को लेकर किसी भी तरह का उनमें छल कपट और भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है, उसी को ही एक संत सच्चा संत कहते हैं। तो देखिए, यही है सच्चा संत, वह जो पक्ष या विपक्ष में के चक्कर में नहीं पड़ता है, यानी कि भला बुरे के उसमें नहीं पड़ता है, ना उसके मन में किसी के प्रति छल कपट रहता है, ना भेदभाव रहता है। ठीक है, एक समान वो रहता है, उसके मन में कोई भी छल कपट
नहीं रहता, ना ही भेदभाव होता है। वही आपका संत, सच्चा संत होता है और उसका मन परम पिता परमात्मा से जुड़ा होता है। तो यही बात इसमें कही गई है आपकी कि संत, सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है, वह निरपेक्ष भाव से परम पिता का ध्यान करता है, यानी कि परम पिता परमात्मा का वो निष्भाव होकर ध्यान में लगा रहता है। ठीक है, चलिए इसके आगे ये आपका है यहाँ पे, कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा। तो देखिए इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और दूसरा कोई, एक ही वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था। ठीक है, देखिए आगे हमारा प्रश्न है, कवित्री लगदार द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो कवित्री के परिपक्व प्रयास नहीं है, यानी कि पक्के उनके प्रयास नहीं है, उसके कच्चे अधूरे प्रयास है। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, वैसे ही उनके कच्चे प्रयास से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से मुक्ति मिलना संभव। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में यहाँ से, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसकान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तलाश निहारने के पीछे क्या कारण है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। यहाँ से आपका कवि रसकान के भाव सुंदर की दो विशेषताएं लिखना है। तो देखिए पहली है व्यक्ति भावना, दूसरे ब्रज से भावपूर्ण लगाव। ठीक है, इसके बाद में ये है आपके आगे, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते थे कि क्या कोयल का कुछ लूट गया है या पागल हो गई हो, अथवा उसने किसी दावानल की भयंकर आग की लपटों को देखा है। कोयल से इसके बारे में ही वे पूछना चाहते हैं। तो देखिए कोयल की कूक को सुनकर कवि को ऐसा लगा, क्या कोयल का कुछ लूट गया है या पागल हो गई है, या उसने किसी दावानल की भयंकर आग, यानी कि आग की लपेट में वो क्या आ गई है। तो इसके बारे में ही कवि कोयल से पूछना चाहते हैं। ठीक है, सन में आपको आ गया, वो पढ़ लेना है और आपको अच्छे से, कवि को कोयल से हिंसा क्यों हो रही थी। तो देखिए कवि को कोयल से हिंसा क्यों हो रही थी, तो कवि जो कोयल है वो भले ही आपकी क्या है, काली है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो सभी को प्रिय लगती है। क्यों प्रिय लगती है, क्योंकि बहुत ही मीठी वाणी में वो गीत गाती है। इस कारण की वजह से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, चलिए तो पूरा प्रश्न का आंसर कैसा है आपका, ये तो मैंने आपको केवल थोड़ा सा प्रयास किया समझाने का। तो देखिए कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है, वहाँ उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काला कंबल ओढ़ने के लिए, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ हैं, कड़े पहले में पहलदार की हुंकार सुननी पड़ती है, जबकि कोयल हरी भरी डाली पर स्वतंत्र होकर रहती है। वह सारे आकाश में कहीं भी विचरण, यानी विचरण का मतलब है कि घूम सकती है। उसके गीतों को वाहवाही मिलती है, किंतु कवि के रोने पर भी बंदिश है। इस असमानता के कारण ही कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही। जो कवि है वो जेल की काल कोठरी में बंद है,
उसे काली टोपी दी गई है पहनने के लिए, काला कंबल ओढ़ने के लिए दिए गए, उसके हाथों में काली हथकड़ियाँ लगाई गई है और कड़े पहरे में पहरेदार की हुंकार सुननी पड़ती है। तो उसी ओर कोयल स्वतंत्र है, हरी भरी पेड़ पौधों की डालियों पर स्वतंत्र रूप से इधर उधर टहलती है। ठीक है, सारे आकाश में कहीं भी वो घूम फिर सकती है, उसके गीतों को वाहवाही मिलती है और वही पर उसी और कवि को रोने पर भी बंदिश बना दी गई है। तो इस कारण की वजह से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पर आपका अगला प्रश्न, कवि ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है? तो कवि ने गाँव को हरता जग मन इसलिए कहा है, देखिए, कि गाँव की शोभा, मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल, यानी कि नाना प्रकार के तरह तरह के फल, सब्जियां आदि है। गांव में गंगा का मीठा जल, तरबूज आदि खूब मिलते हैं। इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए यहाँ हर आदमी का मन मोह लेता है। ठीक है, चलिए आगे है, गांव को मकरट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, इसके बाद में ये आ गया आपका सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषता। तो देखिए, पहली है प्रकृति चित्रण, दूसरे रहस्य भावना। तो यहाँ पर प्रकृति चित्र में आप लिखिएगा कि प्रकृति के निम्न चित्र सुमित्रानंद पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष रूप से परिलक्षित होता है। यहाँ तक देखिए, आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो चलेगा, पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, आधा लिखना चाहे तो आधा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा है रहस्य भावना। पंत जी ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है और इनके काव्य में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आगे है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो देखिए, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में परिवर्तन हुए कि मेघ रूपी मेहमान के आने से ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी। उन्हें देखने के लिए खिड़की एवं दरवाजे खुलने लगे। आंधी आने से पेड़ झुकने तथा ऊपर को होने लगे और धूल उड़ने लगी। नदी ठिठक कर देखने लगी, पीपल झुकने लगा, तालाब पानी भर लाया, क्षितिज में बिजली चमकने लगी और पानी बरसने लगा। इस तरह समस्त वातावरण गतिशील हो उठा। कि जो मेघ रूपी मेहमान आए थे, समय वातावरण में बहुत सी प्रकार की क्रियाएं होने लगी। ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी और उन्हें देखने के लिए खिड़की एवं दरवाजे खुलने लगे। इनके पॉइंटों में आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी। दूसरा, उनको देखने के लिए खिड़की एवं दरवाजे खुलने लगे। तीसरा, आंधी आने से पेड़ झुकने और ऊपर को होने लगे। ठीक है, तीसरा, धूल उड़ने लगी और नदी ठिठक कर देखने लगी, पीपल झुकने, तालाब पानी भर लाया। इस तरह की समस्त वातावरण गतिशील हो इस तरह समस्त जो वातावरण है वो गतिशील हो उठा। ठीक है, इसको आप आखिरी में लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर आगे है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, ये आपका MI जो लिखा है ना, केवल इन प्रश्नों को आपको करना है जो गोल घेरे लगे हैं, बाकी के प्रश्न आपको नहीं करने। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है काव्य की परिभाषा और उसके भेद। ठीक है, ये
प्रबंध काव्य की परिभाषा, उसके भेद, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर, मुक्त काव्य की परिभाषा, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर, रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव बताने हैं। तो ये आपके रस के स्थायी भाव हो गए, ठीक है। रस के अंग आपके, ये आपके विस्मय, उत्सव, निर्वेद, भय, ये आपकी इधर देखिए ये रस है और इनकी स्थायी भाव इधर। संचय भाव, स्थायी भाव में 3 अंतर। रौद्र रस की परिभाषा, उदाहरण, अद्भुत रस की परिभाषा, उदाहरण, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम। इसके बाद में दोहा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण, ठीक है। सवैया छंद की परिभाषा, उदाहरण, अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, यमक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित। चलिए, निबंध की परिभाषा किसके अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार, ठीक है। और यदि आप इस पूरी पीडीएफ को लेना चाहते हैं, किसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखे, ऐप के ऊपर ये भी आपकी पूरी अपलोड हुई है। नाटक और एकांकी में अंतर, ठीक है, बहुत ही सरल है। देखिए, नाटक में केवल नाटक में अनेक अंक होते हैं, तो उसी तरफ एकांकी में 1 अंक होगा। देखिए, इसमें आपके नाटक में अनेक अंक होते हैं, तो इसमें आधिकारिक के साथ सहायक और गुण कथाएं भी होती है, यानी कि और भी इसमें कथाएं जुड़ी होती है। इसमें केवल एक ही कथा और घटना रहती है, और कथात्मक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है इसमें, और इसमें कथात्मक की प्रारंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है, ठीक है। तो आपको 3 से 4 पॉइंट इसमें कंप्लीट करने हैं। आगे देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर, ठीक है। ये जीवनी और आत्मकथा में अंतर। रिपोर्टाज, ये आपका हो गया रिपोर्टाज, सब क्या समझते हैं। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, यहाँ से ये आपका अपठित गद्य, ठीक है, गद्य वाला है आपका पद्य, गद्य वाला गद्यांश, ठीक है। यहाँ से ये आगे इसमें प्रसंग है आपका, जहाँ पर हीरा मोती के मन की बात प्रकट की गई है। तिब्बत वाला आपका ये, स्क्रीनशॉट आप लेते अच्छे से, चलिए कंप्लीट कर लेना है। चलिए, 2 बेलों की कथा में से है आपका क्वेश्चन, कांजी हौस के में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ये एम वाले जो एम के गोल घेरे आपके लगे हैं, इनको कंप्लीट आपको करना है। देखिए, पूरे प्रश्न आपके इसी में से आ जाएंगे, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपके पूरे नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से ले लीजिए, हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय हो गया, की रचनाएं हो गई, ये शैली हो गई, और साहित्य में स्थान, ये यहाँ पे भाषा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सब कुछ बता देती हूँ मैं। ये उनका जीवन परिचय हो गया, रचनाएं, बस 2 रचनाएं करनी है। ये भाषा में भी आपको थोड़ा बहुत लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। शैली में भी उसी तरह से करना है, ज़्यादा लिखनी नहीं है आपको। साहित्य में स्थान, ये भी आपको कम लिखना है। ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं,
चलिए यहाँ से समास, समास किसे कहते हो, समास के भेद 6 होते हैं। ये रहे 6 के नाम। संधि और समास में अंतर काफी महत्वपूर्ण है और 3 अंतर बहुत ही सरल भी है। निपात शब्द क्या है, उदाहरण सहित। चलिए ये आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्व सम रूप लिखने। ठीक है, ये आपका आगे बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ठीक है, चलिए ये एम वाले आपके क्वेश्चन हैं, टिक मार्क लगे, केवल ये आपको करने हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक के सार्थता स्पष्ट आपको करनी है। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी है। ये यहाँ पर आपका पत्र हो गया। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। और ये आपका नीचे होगा, एक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। यह आपका तीसरा पत्र, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। देखिए ये आपकी एप्लीकेशन है। अपने विद्यालय के प्रधान आचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन पत्र है ना। ठीक है, ये आपके आगे की छुट्टी दरखास्त हो गई। 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये टीसी के लिए है प्रार्थना पत्र। यहाँ पर आपका ये निबंध हो गया मेरे विद्यालय का। इसके बाद में पुस्तकालय का हो गया। फिर जल है तो कल है, यानी कि पानी का महत्व, इसका आपका निबंध हो गया। दीपावली या किसी त्योहार का वर्णन, ये संवाद है आपका। ठीक है, संवाद है ये आपका बेटा और माँ के ऊपर से। फिर महिला और डॉक्टर के ऊपर से संवाद। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी में पिताजी और उनके बेटे के ऊपर से संवाद। जीवन में खेलों का महत्व, ये रूपरेखा है। ठीक है, रूपरेखा भी पूछी जाती है। ये आपका उसका पूरा निबंध है। इसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण का निबंध। देखिए अलग से और भी आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट सही विकल्प लिखे हुए हैं। यदि आप इनको भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता हो इनको करने की भी तो आप इनको कर सकते हैं, पढ़ लेना है आपको। देखिए प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो इसका आंसर है देखिए आपका जायसी। काव्य के भेद माने गए, तो काव्य के आपके जो भेद माने गए हैं वो आपके 2 माने गए। रिपोर्टाज शब्द है ये आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो इनके जो आंसर है वो आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इनके आंसर तो आपको इनको पढ़ लेना है।
ठीक है। इसके बाद में ये आपके रिक्त स्थान है, इनके भी आंसर देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ये यहाँ पर रहेंगे। पहले में तुलसीदास सूरदास, दूसरे में कार्ल मार्क्स, तीसरे में भास्करस और चौथे में मात्राओं, पांचवें में वाचाल, एक अंग आएगा इसमें और विद्यालय सागर नेटियाल, इसमें छठे सातवें में आएगा। ठीक है, ये आपकी जोड़ी हो गई। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, देखिए इनके नीचे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। यदि आप इनको अलग से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपको पूरा एक ही वीडियो में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, झूरी के साले का क्या नाम था? ये पूरे प्रश्न है आपके, इनको आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके है रिक्त स्थान। इसके बाद में ये आपकी सारी की सारी जोड़ियाँ इसी में से आ जाएगी। और ये कुछ प्रश्न हैं, ये आपके कबीर एक, चलिए देखिए ये आपके रिक्त स्थान हो गए, फिर से जोड़ी हो गई। देखिए इनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो 4 पेपर दिए उनको तो आपको कंप्लीट करना है, उनमें आपका पूरा काम हो जाएगा। 75 में से 75 नंबर आप पूरे के पूरे ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये देखिए हमारी पूरी पीडीएफ हो चुकी है। आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। पूरी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है पेपर की। वास्तव में यदि आपको 75 में से 75 नंबर लाने हैं, ठीक है, तो आपको ये चारों पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये चारों पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, 100% श्योर आप 75 में से 75 नंबर ही लायक आएंगे। ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा जाए, अच्छे अंक से आप पास हो, उसके लिए आप ये 4 पेपर कंप्लीट जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।